हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नॉन रिजिड रोटेटर के ऊपर। इससे पहले वाली वीडियोस लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी किया है। दूसरे वीडियो लेक्चर के अंदर हमने रिजिड रोटेटर के ऊपर स्टडी किया है। ठीक है, दूसरा जो वीडियो लेक्चर है हमारा वो किसके ऊपर है? रिजिड रोटेटर के ऊपर है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नॉन रिजिड रोटेटर। क्या है? नॉन रिजिड रोटेटर है। तो इससे पहले मतलब जो हमारा फर्स्ट वीडियो है उसके अंदर हमने मोमेंटम ऑफ इनर्शिया के बारे में स्टडी किया कि वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। हमने स्टडी किया है डिफरेंट मॉलिक्यूल के लिए मोमेंटम ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ठीक है, दूसरे वीडियो लेक्चर के अंदर हमने रिजिड रोटेटर के बारे में स्टडी किया। रिजिड रोटेटर में भी हमने उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में, सिलेक्शन रूल के बारे में स्टडी किया है। और हमने स्टडी किया है डिफरेंट रोटेशनल लेवल के ऊपर एनर्जी, मतलब डिफरेंट रोटेशनल लेवल के ऊपर एनर्जी क्या होगी उनके बारे में हमने स्टडी किया है। आज का हमारा जो टॉपिक है नॉन रिजिड रोटेटर के ऊपर है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसका थोड़ा सा थ्योरी पार्ट देखेंगे, फिर इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे, और फिर इसके लिए एनर्जी क्या होगी वो देखेंगे, और फिर हम स्टडी करेंगे सिलेक्शन रूल और इसका डिफरेंट रोटेशनल लेवल के लिए एनर्जी क्या होगा। एनर्जी जो स्पेक्ट्रल है, स्पेक्ट्रा जो ग्राफ होता है उसको हम स्टडी करेंगे। चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं। देखो, रिजिड रोटेटर के अंदर हमने क्या पढ़ा था? रिजिड रोटेटर में हमने पढ़ा था कि जब हम किसी भी दो डायटोमिक मॉलिक्यूल के बीच में रोटेशन अप्लाई करवाते हैं तो उसकी ड्यूरिंग रोटेशन के टाइम बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स आर नॉट चेंज। ठीक है, जो बॉन्ड लेंथ होती है दो मॉलिक्यूल की वो चेंज नहीं होती है। बट इन केस ऑफ द नॉन रिजिड रोटेटर के अंदर ऐसा नहीं होता है। जब हम रोटेशन अप्लाई करवाते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग रोटेशन के टाइम जो बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स आर चेंज, जो बॉन्ड लेंथ होती है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स की, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स आर चेंज, जो बॉन्ड लेंथ होती है दो मॉलिक्यूल्स की वो क्या हो जाती है? आर चेंज हो जाती है, आर चेंज। इसे ही हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड नॉन रिजिड रोटेटर। इसे हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड नॉन रिजिड रोटेटर बोलते हैं। ठीक है, नॉन रिजिड रोटेटर में हम कोई दो डायटोमिक बॉडी लेते हैं। ये हमारे पास कोई दो डायटोमिक मॉलिक्यूल है। ये हमारे पास फर्स्ट मॉलिक्यूल ए, दिस वन इज द सेकंड मॉलिक्यूल बी। यहाँ पे अब हम क्या कहेंगे कि इन दो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स को आर कनेक्टेड, आर नॉट कनेक्टेड मासलेस रॉड। ठीक है, इन दोनों डायटोमिक मॉलिक्यूल को हम किससे कनेक्ट नहीं करेंगे? आर नॉट कनेक्टेड मासलेस रॉड बट ऑल्सो कनेक्टेड मासलेस स्प्रिंग। मतलब इसको हम किन्हीं रॉड से कनेक्ट ना करके बल्कि एक मासलेस स्प्रिंग से कनेक्ट करेंगे। स्प्रिंग से क्यों कनेक्ट करेंगे वो देखो। जब हम इसके ऊपर रोटेशन मतलब स्पेक्ट्रा को अप्लाई करवाएंगे, जब हम रोटेशन को अप्लाई करवाएंगे तो इसके बीच में क्या होगा? यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो जनरेट होगा। क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है वो जनरेट होगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो जनरेटेड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या करवाएगा? वो इन दोनों मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंस को इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज हो जाएगी। तब यहाँ पे पहले ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे थे, इनकी डिस्टेंस इंक्रीज होके मतलब बढ़ गई। क्यों बढ़ी है वो देखो। जब इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम होता है, मान लो ये हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हुआ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम होता है कि वो अपने से एवे फोर्स लगाता है, मींस वो खुद से दूर की तरफ किसी भी, मतलब मान लो यहाँ पे कोई यहाँ पे वो फोर्स जनरेट हुआ तो ये इस मॉलिक्यूल की वॉल्स के ऊपर पुश करेगा जिससे इसकी वॉल में इंक्रीमेंट आ जाता है। सेम कंडीशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है कि इनको आउटसाइड पुश करेगा जिससे इन दोनों मॉलिक्यूल्स की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम इन दोनों मॉलिक्यूल को किसी स्प्रिंग से कनेक्ट ना करके अगर किसी रोड से कनेक्ट करते तो इनका बॉन्ड जो है वो टूट जाता।
ठीक है, बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है। बट इन केस ऑफ द स्प्रिंग के केस में ऐसा नहीं होगा। स्प्रिंग क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, बॉन्ड इंक्रीज होगा और फिर कंप्रेस में भी आ जाएगा। फर्स्ट बॉडी का मास है m1, इस बॉडी का मास है m2। यहाँ पे जो डिस्टेंस है r1, इस सेकंड बी मॉलिक्यूल की डिस्टेंस है r2। बीच में क्या होता है, यहाँ पे हमने जो फोर्स है रोटेशन अप्लाई किया, उसके बाद यहाँ पे r0 है। ठीक है, अब आगे पॉइंट क्या कहता है वो देखो। आगे कहता है कि जब हमने रिजिड रोटेटर पढ़ा था तो रिजिड रोटेटर के अंदर हमारा फॉर्मूला निकल के आया, एक फॉर्मूला निकल के आया था h² 8π² IC। ठीक है, ये कोई फॉर्मूला निकला था, J एंड J प्लस में 1, ये हमारे पास रोटेशन एनर्जी के लिए फॉर्मूला निकला था। बट जब हम इस नॉन रिजिड रोटेटर के ऊपर स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को अप्लाई करवाएंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशंस के अकॉर्डिंग, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा वो देखो। स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशंस के अकॉर्डिंग EJ इज इक्वल टू h² 8π² IC J एंड J प्लस में 1 h² का स्क्वायर और फिर से स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। 8 का डबल फिर से स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 π⁴। और यह क्या होगा I² होगा और आपके पास क्या हो जाएगा R² होगा और K। ठीक है, J का स्क्वायर हो जाएगा और J प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये किसकी फॉर्म में है, जूल की फॉर्म में है। अब आपको अगर इस जूल में की फॉर्म में है, इसको जब सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे इसको किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, EJ डिवाइड में HC से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब HC से मल्टीप्लाई करवाया था तो ये C कैंसिल हो गया था, एक H से एक H कैंसिल आउट हुआ था, तो यहाँ पे h² 8πI, इसको हम B लिख सकते हैं, h⁴ 32 π⁴ I² R² जो K है इसको हम D लिख सकते हैं। और ये हमारे पास B हमारे पास क्या है, इज ए रोटेशनल कांस्टेंट, ये हमारे पास क्या है, रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है, ये हमारे पास क्या है, रोटेशनल कांस्टेंट है। और D क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कांस्टेंट है, ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कांस्टेंट है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कांस्टेंट है। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, जूल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब जूल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, देखो h⁴ 32 π⁴ I² R² और यहाँ पे क्या हो गया K। जब इसको आप EJ और HC से, और यहाँ पे ये क्या था, देखो J था, ठीक है, J² और इसको हम अपोजिट लिख लेते हैं अब फिलहाल में। ठीक है, EJ, अब एक H से एक H कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, जब एक H से एक H कैंसिल आउट होगा तो K के साथ इस C की मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास क्या निकल के आया है, EJ का फॉर्मूला निकलेगा। तो आपके पास EJ क्या हो जाएगा वो देखो, EJ हो जाएगा h⁴ 32 π⁴ I² R² KC, ये आपके पास EJ निकल के आ गया। और आप इसको भी D बोल सकते हो कि ये भी हमारे पास, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर इनवर्स, जूल से किस में कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर कन्वर्ट हो गया है। अब जब D को आपको मतलब इस पूरी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, D, और D हमारे पास क्या है, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन कांस्टेंट है। ठीक है, फाइनली नॉन रिजिड रोटेटर के केस में जो फॉर्मूला निकल के आएगा हमारा, EJ इज इक्वल टू BJ, J प्लस में 1 माइनस में D J का स्क्वायर, J प्लस 1 का स्क्वायर होगा और सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास नॉन रिजिड रोटेटर का फॉर्मूला है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, जब रिजिड रोटेटर हमने स्टडी किया था तो देखा था कि जो यहाँ पे E था और यहाँ पे क्या था, J था। ठीक है, J इज इक्वल टू 0 से J इज इक्वल टू 1 तक जो गैप था वो क्या था, 2B था। मतलब रिजिड रोटेटर के बीच में जो स्पेक्ट्रल लाइन के बीच में जो गैप था, जो स्पेस था वो क्या था, R कांस्टेंट था।
जो स्पेक्ट्रल लाइन का जो गैप था वो क्या था, आर कांस्टेंट था। बट इन केस ऑफ द नॉन रिजिड रोटेटर के अंदर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे जे की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे बी की वैल्यू डिक्रीज होगी, और बी की वैल्यू जैसे जैसे डिक्रीज होगी वैसे वैसे स्पेक्ट्रल लाइन के बीच में जो गैप होता है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो ये हमारे पास जो स्पेक्ट्रल आके थोड़ी सी बेंट फॉर्म में है, यहाँ पे ये थोड़ी सी और बेंट हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे आएगी, ये बेंट होके यहाँ पे आ जाएगी, ये बेंट होके यहाँ पे आ जाएगी। तो हम देखेंगे ये किसके लिए ग्राफ है, सॉरी ये किसके लिए एनर्जी लेवल डायग्राम है, फॉर रिजिड के लिए, और ये किसके लिए है, नॉन रिजिड के लिए है। रिजिड के केस में स्पेक्ट्रल लाइन का जो स्पेस है वो कांस्टेंट है, बट इन केस ऑफ नॉन रिजिड के अंदर ऐसा नहीं है। जो स्पेक्ट्रल लाइन के बीच में जो गैप है वो क्या है, आर नॉट कांस्टेंट, बल्कि उनमें क्राउडिंग इंक्रीज हो गई है, ठीक है। रोटेशन स्पेक्ट्रा के लिए सिलेक्शन रूल क्या कहता है वो देखो। सबसे पहले इसका जब आप एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे, एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आपको दे दिया है बी जे प्लस में 1 माइनस में डी जे का स्क्वायर और जे प्लस में 1 का स्क्वायर दे दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ पे जे है वहाँ पे एक बार तो आपको 0 से मतलब 1 की तरफ जा रहा है ना, 0 से 1 और 1 से 2 की तरफ जा रहा है। तो एक बार तो आपको जे की वैल्यू जे पुट करनी है और एक बार आपको जे प्लस 1 पुट करके दिखाना है। एक बार तो आपको जे की जगह जे पुट करना है और एक बार आपको जे प्लस 1 पुट करना है। फॉर्मूले को लिख लीजिए, बी जे प्लस में 1 माइनस में डी जे का स्क्वायर जे प्लस में 1 का स्क्वायर। कैसे करोगे, बी एक बार तो आपको पुट करना है जे प्लस 1, तो यहाँ पे जे की जगह पुट करो जे प्लस 1, जे प्लस में 1 और प्लस में 1, माइनस में एक बार इसमें यहाँ पे जे पुट करना है सिर्फ, तो आप लिखोगे जे एंड जे प्लस में 1, माइनस में अब यहाँ पे पुट करना है आपको, एक बार जे प्लस 1 पुट करना है और एक बार आपको जे पुट करना है, जे प्लस में 1 स्क्वायर, जे प्लस में 1 और प्लस में 1 का स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा आपके पास वैल्यू में जे का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ जे का स्क्वायर होगा और जे प्लस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये होगी। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास जो फॉर्मूला आएगा देखो, बी जे प्लस में 1 जे प्लस में 2 माइनस में जे प्लस में 1 माइनस में डी जे प्लस